नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। दोस्तों, हम जनरली ऐसा मानते हैं कि जो भी इनहेरिटेंस होता है वह न्यूक्लियर जीन के वजह से होता है। डीएनए जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, उनकी वजह से यह सारा इनहेरिटेंस होता है। हर एक ट्रेट न्यूक्लियस में रहने वाले क्रोमोसोम पर सिचुएटेड जीन की वजह से होता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा रिपोर्ट किया गया कि न्यूक्लियर के बाहर साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है। कुछ एक ट्रेट की इनहेरिटेंस होते हैं। इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहा जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के आउटसाइड जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसकी वजह से होता है। इसे यदि डिफाइन करना हो तो इस प्रकार से किया जा सकता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स दैट अकर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। और मोस्ट यूकारियोट के अंदर यह जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। तो एनिमल हो या प्लांट हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों कंडीशंस में मिलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में मिलते हैं ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस करते हैं। अब यह किस प्रकार से डिस्टिंग्विश किया जा सकेगा कि यह जो इनहेरिटेंस हो रहा है वह क्रोमोसोमल हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो रहा है? तो उसके लिए इन दो तीन पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला, जो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा उसकी वजह से जो रिजल्ट आएंगे, जो आउटकम आएंगे वह डिफरेंट आएंगे। यदि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल क्रॉस की वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, तो इस कंडीशन में रेसिप्रोकल क्रॉस के जो आउटकम होंगे वह डिफरेंट होंगे। यदि रेसिप्रोकल क्रॉस के आउटकम डिफरेंट हो रहे थे उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो सकता है। अब दोस्तों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म, जो भी जायगोट या जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म आता है वो मेनली एग से आता है। इस वजह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो मेनली गवर्न होता है एग में पाए जाने वाले एलिमेंट की वजह से। तो इस वजह से इसे कई बार मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि मदर से एग बनते हैं और वो ही आगे जाकर इनहेरिटेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस पॉइंट है वह है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में मेंडेलियन सिग्रीगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक मेंडल ने जो एक रेशियो बताया था कि जो भी ट्रेट होते हैं वह F1 F2 में एक पार्टिकुलर रेशियो देते हैं, वह रेशियो भी आपको नहीं मिलेगा। यदि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मेंडेलियन सेग्रीगेशन के जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, मेंडेलियन रेशियो नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ जो मैटरनल इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि जो माँ में जिस तरीके का कैरेक्टर दिख रहा है उसी तरीके के कैरेक्टर आपके प्रोजेनी में भी दिख रहा है। और साथ ही साथ रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको दिखता है तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह जो है यह मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो प्लांट के केस में 4 o'clock मिराबिलिस जलापा प्लांट में जो वेरिगेशन होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। आप पाएंगे यदि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस 4 o'clock में देखा जाए तो एक तरफ तो जो सोर्स ऑफ ओव्यूल है वो वाइट ब्रांच के हो सकते हैं, ग्रीन ब्रांच के हो सकते हैं या फिर वेरीगेटेड हो सकते हैं। ठीक है, यह 3 तरीके के ब्रांचेज मिलते हैं, वाइट ब्रांच, ग्रीन ब्रांच और वेरीगेटेड ब्रांच। ओव्यूल के केस में भी जो
ओव्यूल का मतलब है जो मदर का साइड होगा उसमें भी इस तरीके 3 तरीके के ब्रांच मिलेंगे, और पोलन के साइड में जो फादर का साइड है उस साइड में भी जो प्लांट मिलेंगे उसमें 3 तरीके के प्लांट हो सकते हैं, वाइट ब्रांच वाले, ग्रीन ब्रांच वाले, वेरीगेटेड वाले में। अब जो रिजल्ट आएगा इनकी यदि आपने क्रॉस करवाया तो रिजल्ट जो आएगा आप पाएंगे कि वह बिल्कुल सिमिलर है, जो ओव्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वही प्रोजेनी के अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक आ रहा है। जैसे कि ये वाइट ब्रांच को वाइट के साथ क्रॉस किया तो वाइट ही आ रहा है रिजल्ट, वाइट को ग्रीन के साथ किया उस कंडीशन में भी वाइट आ रहा है, और वाइट ओव्यूल को वेरीगेटेड पोलन के साथ क्रॉस करवाएं तो उस कंडीशन में भी वाइट आ रहा है। यानी कि जो ओव्यूल का जो सोर्स में ओव्यूल का जो करेक्टरिस्टिक था, जो मदर का जो करेक्टरिस्टिक था, वही प्रोजेनी के अंदर करेक्टरिस्टिक बन के आ रहा है। सिमिलरली ग्रीन ओव्यूल आपने लिया है तो ग्रीन ओव्यूल को वाइट, ग्रीन, वेरीगेटेड किसी के साथ भी क्रॉस करवाएं तो ग्रीन ही प्रोजेनी बन रहे हैं, और वेरीगेटेड को यदि आपने वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड ब्रांच के साथ क्रॉस करवाएं तो उस कंडीशन में भी जो आपको प्रोजेनी जनरेशन दिख रहा है उसमें सब के सब में वेरीगेटेड दिख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो ओव्यूल, जो मदर का जो ट्रेट था वही प्रोजेनी में जा रहा है। तो यह एक एग्जाम्पल है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जनरली जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में तो इसके एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और रिटन एग्जाम में शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। इवन 1-2 लाइन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।